हेलो स्टूडेंट। तो देखिए आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जेईई मेन 2021 24 फरवरी को जो हुआ था शिफ्ट 1 का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे जितने भी क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के आए सब हम डिस्कस कर रहे हैं। और देख लो पेपर बहुत आसान था और इसमें 80% हम बोल सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन का अगर एनालिसिस किया जाए तो 80% क्वेश्चन बहुत तेजी थे और एनसीईआरटी लेवल का था। और इसमें साइड बुक में आर डी शर्मा का देख लो, अगर वो पढ़ लो एनसीईआरटी अच्छे से तो जेईई मेन तो बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया जा सकता है। 10% क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा एडवांस थे लेकिन उसको भी किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर होगा नहीं, बहुत आसान था। देखिए हम सॉल्यूशन कराएंगे और बहुत जगह शार्ट टेक्निक शार्ट ट्रिक का यूज किया जाएगा और आसानी से आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू ए फंक्शन दिया गया है और बताना है कि कहाँ पर डिक्रीजेज होगा कहाँ पर इंक्रीजेज होगा। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो पहले क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहाँ से देखो हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो पहले तो 6 दोनों के नीचे है तो ये काट दो इसको, तो 2 2 4 2 3 6, ये 2/3 एक्स क्यूब आएगा। तो 2/3 को बाहर लेकर चले गए तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये 3/6 इसके भी नीचे है तो 3 6 काट दो 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है। यहाँ पर देखो -2 sin x, तो 2 बाहर आ गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस यहाँ पर लगा दो प्रोडक्ट रूल। कैसे लगाओगे प्रोडक्ट रूल, तो 2x - 1 को एक बार बाहर लेकर हम जाएंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x, तो माइनस यहाँ पर कर देते हैं और ये sin x हो गया। और फिर से अगेन क्या करेंगे, cos x को बाहर लेकर जाएंगे तो cos x को बाहर लेकर जाओगे तो 2x - 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और -1 का 0। 2 cos x - 2 cos x से कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर आपके पास जो बचेगा ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये हो जाएगा 2x - 1, ये हो जाएगा sin x। यहाँ पर देखो ध्यान से चमक रहा होगा, यहाँ पर अच्छे से चमक रहा होगा। यहाँ से x को कॉमन ले लो तो ये 2x - 1 हो जाएगा और ये -2x - 1 sin x। देखो यहाँ पर लोग को चमक रहा होगा अच्छे से। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर फिर से 2x - 1 को कॉमन अब ले लो, तो जैसे ही 2x - 1 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x - sin x। तो ये आपका फाइनली f डैश x आ गया। अब इसके बाद बच्चों क्या करना था कि f डैश x को हमें चेक करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एक बार हम f डैश x को लेकर चलते हैं ग्रेटर देन 0, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो क्लोज इंटरवल में बात किया है तो इक्वल टू लगा लो। यहाँ पर क्लोज वैसे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इक्वल टू नहीं होता है, लेकिन इंक्रीजेज बोला है तो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन होगा। तो ये 2x - 1 है और 2x - 1 है, ये x - sin x है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक बात हमेशा याद रखना कि x - sin x की जब बात होती है तो x हमेशा sin x से क्या होता है कि ग्रेटर होता है। ये बात हमेशा सही है कि x की वैल्यू जो होगी वो sin x से हमेशा बड़ी होगी। जैसे मान लो अगर आप x यहाँ पर पुट करोगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अगर यहाँ पुट करोगे तो sin 30 कितना होगा 1/2 होगा। तो यहाँ पर जो x 30 डिग्री होगा ये इससे ज़्यादा ही होगा। ये 30 डिग्री किस में पुट करोगे, रेडियन में, मतलब ये sin π/6 1/2 होगा। तो यहां पर देखो जो π/6 होगा वो इससे ज्यादा ही होगा। तो ये हमेशा ट्रू है, मतलब इसका डिफरेंस जो आएगा ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ये बात हमेशा आप याद करके चलना। इसको ग्राफ से भी प्रूव किया जा सकता है, कभी हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो आप देख लो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ से 1/2 से इनफाइनाइट, मतलब इस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो ऑप्शन बी करेक्ट है। और डिक्रीज के लिए चेक कर लो, डिक्रीज का भी ऑप्शन दिया है। तो अगर डिक्रीज के लिए देखोगे तो डिक्रीज के लिए बस क्या हो जाएगा f डैश x यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2x - 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1/2, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1/2 में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन ये ऑप्शन जो डी दिया इसमें इंक्रीज बोला गया है जबकि इसमें डिक्रीज करेगा, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। तो देख सकते हो कि इसमें कुछ भी नहीं था। जो अच्छे बच्चे होंगे तुरंत इसको कर लेंगे। ये तो सिंपली बोर्ड का ही क्वेश्चन है, मतलब कि 11 12 का एनसीईआरटी 12 के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन था, इसको भी देखते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें इनफाइनाइट जीपी का देखो ऊपर ध्यान से पढ़ो, ई पर cos² x ये दिया गया है, ये log 2 बेस ई है और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को,
मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो उसके जगह। तो यहाँ पर पहले देखो फाइंड ये करना है और 0 से π/2 में x है। पहले यहाँ पर ध्यान से अगर देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको चमकेगा, क्लिक होगा कि ये जो सीरीज ऊपर बन रही है ना, ये जीपी है और इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी में सम का फार्मूला क्या था, अगर थोड़ा सा याद करो तो एस इनफाइनाइट का ये फार्मूला था ना, a/1 - r। तो बस इसी का हमें यूज करना था। देखो हम कर रहे हैं इस चीज को, तो e पर a की वैल्यू कितनी है, cos स्क्वायर x है ये, तो a/1 - r। फर्स्ट में यहाँ पर क्या है बताइए, फर्स्ट में cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x कर लो 1 - r, और कॉमन रेशियो भी तो cos स्क्वायर x ही है, तो ये cos स्क्वायर x हो गया। यहाँ पर क्या बताइए, log 2 e, या इसी को ln2 बोलो। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो e पर 1 - cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x होता है, तो cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा cot स्क्वायर x, ये हो जाएगा log 2 e। और ये भी पढ़ो प्रॉपर्टी कि कभी भी log 2 के सामने ये रहे तो पावर में आ जाएगा, तो इसको पावर में लेकर आओ, तो ये हो जाएगा log 2 e। यहाँ पर log 2 e पर ये आ जाएगा 2 cot स्क्वायर x। और देखो ये प्रॉपर्टी होती है, ये समझो कैसे हुआ है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि log 2 के सामने cot स्क्वायर x है तो कहाँ जाएगा, पावर में आ जाएगा। तो यहां पर देखो तो e और log e ये दोनों मैच कर गया कि नहीं, तो ये हट जाता है, प्रॉपर्टी है, तो बच जाएगा कितना, 2 पर cot स्क्वायर x बच जाएगा। तो ये log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस और ये यहां पर सेम हो जाता है तो e log e कट जाएगा। तो मतलब कि हमें ये पता लग गया कि यहां पर जो वैल्यू इसकी आ रही है, जो इतना बड़ा सा लिखा था, इसकी वैल्यू 2 cot स्क्वायर x है, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये t की वैल्यू होगी, तो यहां से t निकालो कितना आएगा, तो t स्क्वायर -9t + 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको तो ट्रिक से ही कर सकते हो, यहां से होगा -8t, मतलब t की दो वैल्यू आएंगी, फैक्टराइज कर लेना, ये सब तो बच्चे ही कर लेते हैं, 8r1 आएगा। तो पहले हम लोग t की वैल्यू 8 या 1 आएगा, तो ये t यहां पर रखो, तो t रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 cot स्क्वायर x इक्वल टू 8 को लिखो, 2 का क्यों लिखो, तो यहां से 2 से 2 हट जाएगा, कंपेयर कर लो, तो cot स्क्वायर x की वैल्यू आएगी 3, मतलब कि यहां से जो cot x आएगा वो आएगा +-√3। लेकिन माइनस को लेंगे नहीं, माइनस को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो cot x +√3 किसका होता है, π/6 होता है, तो x की वैल्यू आ गई π/6, मतलब 30 डिग्री। और यहां 1 लेकर क्या चलोगे, 1 लेकर चलोगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकर चलो, क्योंकि ये जो ध्यान समझो कि t की जगह इसको क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि बोला है ना कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये t की ही वैल्यू होगा, इसका रूट्स होगा ये, तो इसीलिए t की जगह अब t 1 है, तो फिर से 2 पर जो cot स्क्वायर x है इसको 1 के इक्वल पुट कर दो। 1 किसका वैल्यू होता है, 2 के 0 लिख सकते हैं, 1 को 2 का 0 लिख सकते हैं, तो यहां से cot स्क्वायर x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 किसका होता है, cot π/2, तो x π/2 पर यहां पर देखो इक्वल नहीं लगा है, अगर ऐसे लगा होता तो π/2 ले सकते थे, मतलब π/2 को लेना ही नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दो, मतलब ये नहीं लेकर चलेंगे, तो बस 1 को लेकर चलेंगे नहीं, बस इतना ही आएगा, तो इस x की वैल्यू को यहां पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, चमक गया। और क्या, तो क्या पूछा गया है, 2 sin x अपान ये पूछा गया ना इसकी वैल्यू sin x +√3 cos x, तो π/6 रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 sin π/6, और यहाँ पर हो जाएगा sin π/6 +√3, ये हो जाएगा cos π/6। ध्यान से देखो तो sin π/6 मतलब sin 30 1/2 होता है, यहाँ भी हो जाएगा sin π/6 1/2 और +√3, और cos π/6 कितना होता है, √3/2, तो 2 से 2 तो मर ही गया, तो 1 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 +√3 कितना हो जाएगा 3/2, 314/2, तो 1/4/2, 2 ऊपर चला गया, 2/4 कट गया 1/2। देख सकते हो कुछ नहीं था, इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं था, बस क्वेश्चन था, लेकिन जो बच्चा किया होगा जिसका आंसर 1/2 आया होगा, समझ लो वो बाजी जीत गया होगा। बहुत आसान है, देख सकते हैं इसको नोट को, इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, देखिए भी एक क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को करते हैं, क्लास 12th में का ही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिया गया है, और ये क्लास 11 के बच्चों को तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन 12 के बच्चे समझ सकते हैं। और देखिए इसमें बोला गया ना कि -a से a है, और ये दिया गया है, और 22 a की वैल्यू 2 से बड़ा है, और वैल्यू ऑफ -a से a x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx इज। ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नहीं हमारे पास है, लेकिन हाँ देखो बता रहे हैं कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अगर यहाँ पर जरा सा भी चालाकी नहीं करोगे, तो अगर कैलकुलेशन करोगे सिस्टमेटिक अप्रोच से तो बहुत लंबा जाएगा, तो यहाँ पर हम समझदारी से जल्दी कैसे करेंगे, देखो हम इसको बता रहे हैं। पहले तो यहाँ पर जो पूछा गया यहीं से क्लियर है कि इसको अलग अलग करोगे तो इसका तो आंसर 0 आने वाला है,
क्योंकि अलग अलग इसको ब्रेक करोगे ना तो यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, माइनस ए से ए एक्स डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा माइनस ए से ए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। तो इसका तो आंसर 0 है, क्योंकि आपको पता है कि एक्स क्या इवन फंक्शन है और एक्स इवन फंक्शन होगा तो माइनस ए से ए। प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि अगर माइनस ए से ए लिमिट है और ऑड फंक्शन तो आंसर 0। बस सारा गेम इस पर टिका है और का, ये तो पता लग गया ना कि यही इसी का हमें बस देखना है। तो ए के बस लिमिट निकाल लो, जहां ए आ गया समझ लो आ जाएगा इसका भी। तो ए कैसे निकालेंगे, देखो क्या दिया गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें जो देता है वो एरिया देता है। तो 22 इसकी एरिया इतनी आ रही है 22, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है कि उसकी वैल्यू जो आएगी वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो बहुत आसान है, मॉड एक्स और इसका दोनों का अलग अलग कर लो। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हम तो देखो ऐसे ही कर देते हैं, सीधे सिंपल एकदम ट्रिक से। यहां पर बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए और ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो देखो ये ए होगा तो ये भी कितना होगा, ए होगा, ये ए तो ये भी होगा। तो इसका जब एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट हो गया, ये ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन ये इधर भी निकालोगे तो एरिया इधर भी निकालोगे, दोनों साइड होगा। तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, मतलब कि ये हो गया ए स्क्वायर, मतलब कि मॉड एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। आप चाहो तो जैसे पढ़े हो वैसे कर लो, या हम ऐसे कर रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो कितना आएगा, तो मॉड एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो फिर से वही इसका हम लोग ट्रिक से ही कर लेते हैं। तो कंपटीशन है, 1 मिनट भी समय बच जाता है तो समझ लो आपके लिए बहुत ही बेटर है। कहीं दूसरे क्वेश्चन में इसको आप लगा सकते हो। तो समय को बचाना आपकी फर्स्ट मेजॉरिटी है कंपटीशन में। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिर से इसको हम ट्रिक सही करेंगे। ये एक्स माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू 2 आएगा, मतलब कि यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताइए 2 आएगा। मतलब कि इस 2 पर आपको क्या करना है बताइए, वी शेप आपको ड्रा करना है। ये मॉड का वी शेप से ड्रा कर दो और माइनस ए से ए की लिमिट है। तो मान लेते हैं कि इधर कहीं आएगा माइनस ए। तो पहले हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं ना कि पहले आप यहाँ ऐसे बना लो, माइनस ए से ए ऐसे बना लो। जैसे यहाँ पर कर लो कि मान लो ये माइनस ए है यहां पर और ये प्लस ए है, क्योंकि दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा। अब मान लेते हैं यहां पर एक्स 2 आएगा, तो 2 ऐसे आएगा तो इधर से ऐसे बना लो वी से। आइए यहां से ऐसे ड्रा कर लो और इसको यहां से ऐसे ड्रा कर लो। आइए यहां पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताइए 2 है। जो भी है जैसे भी करो, पहले क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पर लिख लो, माइनस ए इधर कर लो, प्लस ए इधर कर लो। लेकिन याद रखना कि ये डिस्टेंस जो भी आप ले रहे हो ओरिजिन से ले रहे हो। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस अगर यहां से लोगे तो बताओ ये कितना होगा। तो ये डिस्टेंस यहां से लेंगे, डिस्टेंस को हम लोग यहां से लेंगे स्टूडेंट, तो 2। तो ये ट्रायंगल देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, क्योंकि यहां से ये माइनस ए और ये 2 हो गया। तो अगर ये डिस्टेंस लोगे तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा, ए प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से क्योंकि ओरिजिन से लिए हैं तो ये माइनस ए ये 2, डिस्टेंस लो, नेगेटिव को छोड़ो, डिस्टेंस से मतलब है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए प्लस 2 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका ए प्लस 2। तो एरिया जब निकालेंगे तो यहां से एरिया कितना जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ए प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस इसका एरिया देखो क्या आएगा, इसका एरिया तो ये ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस ए है और ये 2 है, तो ये हो गया ए माइनस 2, ये हो गया ए माइनस 2। तो प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, तो ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये इसका एरिया आ गया, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो माइनस ए से ए इंटीग्रेशन मॉड एक्स डीएक्स इतना आ गया और माइनस ए से ए इंटीग्रेशन, इसको 2 पार्ट में अलग अलग तोड़ोगे ना तो इसका इतना इंटीग्रेशन आ जाएगा। मतलब कि इसको और इसको ऐड कर दो तो 22 आ रहा है, मतलब इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहां से जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हाफ, ये हो जाएगा ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ, ये हो जाएगा ए माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना बताइए 22 है। देख लो एज सिंपल एज दैट। यहां पर ध्यान से अगर देखो तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस हाफ, दोनों से कॉमन ले लो। अब कैलकुलेशन यहां पर आप तेज करो, अगर यहां बच्चों जैसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ए स्क्वायर प्लस कितना जगह बताओ, हाफ कॉमन ले लिए है ना, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस 4 ए बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस हो जाएगा 4a। यहां पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a और इक्वल टू कितना बताइए 22। तो 4a से 4a कट जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 4 2 कॉमन ले लो। तो जब 2 कॉमन लोगे तो 2 भी तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस, तो अंदर क्या बचेगा बताइए, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, यही बचना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 4 और इक्वल टू हो जाएगा 22। देख लो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 4 और 4 2 कॉमन लेकर काट दिए। यहां से ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर 4 को उधर भेज दो तो 18 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18/9। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन हम प्लस 3 ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर इस बात को हार्डली बोला गया है कि ए की वैल्यू 2 से बड़ी आपको लेनी है। बस a3 आ गया, तब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन क्या था 0 था, ये तो पहले डिसाइड कर लिया, बस इसका इंटीग्रेशन बचा है। मतलब कि -3 से 3, तो -3 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो हम इसको बता देते हैं, यहां पर इसको हम स्टूडेंट बताते हैं, इसको हम बिठा करके यहीं पर बता देते हैं।
तो देखो माइनस ए से ए, तो यहां से करोगे इस तरह से तो -3 से 3 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो ये ऐसे टूटेगा ना, पहले जाओगे -3 से कहाँ तक जाओगे, -3 से पहले जाओगे आप -2 तक, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस फिर -2 से कहाँ जाएंगे -1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, फिर -1 से 0 तक आओगे आप। तो इस तरह से आपको करना होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। वैसे इसका भी शार्ट ट्रिक है, ऐसा नहीं कि नहीं इसको कर सकते हैं। -1 से 0, फिर क्या होगा बताओ, 0 से 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस 1 से 0 से 1, फिर 1 से क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, अब फिर 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी को हम लोग तोड़ सकते हैं इस तरह से। वैसे इसका भी ट्रिक है, देखो बताने कैसे, पहले इसको देख लो। -3 से -2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी बताओ, -3 से -2 के बीच में, तो -3 से -2 के बीच में कोई नंबर सोचो जैसे -2.5, तो उसकी वैल्यू -3 आएगी, तो ये -3 देगा। मतलब कि जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइए, तो यहां पर आएगा -3, -1 से -2 के बीच में कोई भी यहां पर रखोगे तो -2 ही आएगा आंसर। तो -3 -2 -1, ये -1 देगा। 0 1 के बीच में कोई नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 से 2 के बीच में कितना होगा 1, 2 से 3 के बीच में कितना होगा 2 होगा। तो ये कट जाएगा, -3 एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आप +3 लिखो तो यही बचेगा। तो स्क्वायर यूनिट, तो देख सकते हो ऐसे इसको किया जा सकता था। वैसे हम mod x दे देता तो और बेटर होता, +3 आई जाता। वैसे एरिया नेगेटिव आ गया तो आप इसको बोल देना कि एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो +3 में आंसर आएगा। तो ये करने का तरीका हो सकता है। इसको आप चाहो तो ग्राफिकल मॉड का अब ग्राफ बना लो, ग्राफ से भी बना सकते थे, दिखा सकते थे एरिया। तो बहुत आसान था, इसमें कुछ था नहीं, तो बहुत इसको आसानी से स्टूडेंट कर सकते थे। तो इसका ट्रिक यही था कि अगर -3 से 3 दिया है तो आप -3 से 2 तक जाओ, 3 तक मत जाना, जैसे यहाँ 2 तक आए हैं। अगर -4 से 4 देता तो -4 से स्टार्ट करके 4 तक नहीं जाते, कहाँ तक जाते 3 तक जाते। तो जैसे -4 -3 -2 -1 0 फिर ऐसे जाते। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये बहुत आसान था, इसको नोट करो। इसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देख लो ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो एनसीईआरटी में तो ऐसा लॉजिक नहीं दिया है, लेकिन ये न्यूटन्स लीबनिज रूल का क्वेश्चन है। तो ये लीबनिज रूल पढ़ोगे ना तो ये उस पर ये क्वेश्चन मिलता है, न्यूटन्स लीबनिज रूल। इसका मतलब क्या है, ये क्या बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसी प्रोसेस को इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीबनिज रूल। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, लिमिट है। पहले तो देखो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पर LH रूल अप्लाई कर दो। LH रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो x का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो कैसे करोगे, ये इंटीग्रेशन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इंटीग्रेशन का जब डिफरेंशिएशन करना हो तो इस रूल को बोलते हैं लीबनिज रूल। ये लगाते कब है, जब लिमिट देखोगे वेरिएबल पर लगी है। देखो यहाँ पर लिमिट लगी है, एक तो कांस्टेंट है मान लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है। तो जब लिमिट वेरिएबल की तरह लगी हो, मतलब नंबर ना हो वेरिएबल हो, तो लिमिट पर जब वेरिएबल लगा हो तो समझ लो कि यहां पर लगता है लीबनिज रूल। अब कैसे लगता है, इसका बहुत आसान तरीका तक बता रहे हैं कैसे करोगे। पहले क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन। तो देखो कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं। अपर लिमिट को रखो इसमें, अपर लिमिट को इसमें रख देते हैं टी की जगह, तो ये हो जाएगा यहाँ पर करो तो लिमिट x टेंड्स टू हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन रूट में x², और फिर जिसको रखते हैं उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x। देख लो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि अपर लिमिट को पहले रख देंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट को, तो लोअर लिमिट को रखो तो 0 और फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो इधर 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है रखने का, हटाओ। अब x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x²। और देख लो ये कितना आसान क्वेश्चन था, ये तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, x², ये हो जाएगा साइन x, ये हो गया साइन x इंटू 2x अपान कितना हो गया 3x²। तो देखो x कट गया तो बचा साइन x अपान x, साइन x अपान x एक बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो बाहर क्या निकल गया 2/3 चमक कर बाहर आ गया। तो देख लो ये आपका आंसर था, कितना आसान ये क्वेश्चन था। तो बहुत बच्चे जो इसको नहीं जानते होंगे वो इतना सिंपल सा क्वेश्चन छोड़कर आ गए होंगे। तो लीबनिज रूल क्या है, अगर हम आपको आइडिया दे दें कि कैसे अप्लाई करोगे, तो देखो बता देते हैं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन दे दें और बोला जाए कि यहाँ पर fx है, जैसे यहाँ पर हम लिमिट दे देते हैं स्टूडेंट, और ये जिसे हम देते हैं कि gx है और यहाँ पर ये hx है मान लो, और हमें यहाँ पर लगाना है लीबनिज रूल लगाना है। तो यहाँ पर हम जैसे बोल दें कि ये fx है, ये dx है
है कि, और इसका हमें बोला गया है कि ये फंक्शन दिया गया है और इसका हमें आपको बताना है लिबनिज रूल से इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो हम बता रहे हैं इसको कैसे करना। देखो यहाँ पर लिमिट किसकी लगी बताओ, वेरिएबल की लगी है। तो लिमिट जब वेरिएबल पर लगी हो या फंक्शन समझ लो है ये, जैसे फंक्शन ही तो है एक्स स्क्वायर, या वेरिएबल पर लगी है और बोला जाए कि यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन करो, तो देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन करोगे क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें डी डी एक्स, तो देखो कैसे करेंगे इसका, हम डी डी एक्स कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको इसमें रखेंगे, पहले तो f ऑफ x की जगह किसको पुट कर देना, hx को पुट कर देना, और जिसको पुट करोगे उसी का डिफरेंशिएशन, तो फिर h डैश x कर देंगे, माइनस फिर x में किसको पुट करना, लोअर लिमिट को, तो हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x, और फिर इसी gx का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो g डैश x। तो देख लो यही इसका आंसर आएगा। तो बस यही है लिबनिज रूल, आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम बोल दें कि एक क्वेश्चन हम दे देते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यू है, हम बोल दें ये कास है, ये रूट टी डी टी है, आप इस पर लगाइए लिबनिज रूल, लगा सकते हैं अच्छे से एकदम। पहले एक्स क्यू पुट करना, तो कास रूट में एक्स क्यू, फिर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन माइनस फिर एक्स स्क्वायर पुट करना, कास रूट एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो आएगा आपका आंसर चमक कर आ जाएगा। तो लिबनिज रूल लगाना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इसको आप नोट करो, देख लो जेईई में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 2-3 स्टेप के, इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये 3D जो प्लेन चैप्टर है क्लास 12th में उससे लिया गया है, और ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, 12th के बच्चे कर लेंगे। देखो ये जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो जेईई का लेवल देखो ज़्यादा इस बार कुछ टफ नहीं था, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस रखो और जो बेसिक पढ़े हो उसी को आप मजबूत करो, तो क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो देखो इसको करते हैं। तो बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक प्लेन है, बोला गया है ना कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये लाइन है और यहाँ पर ये चीज़ देखो प्लेन है। तो पहले तो यहाँ पर हम समझने के लिए बना लें कि जैसे मान लो ये एक प्लेन है इस तरह से, और यहाँ पर ये बोला गया है कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ये पॉइंट है, इसका नाम है 1,1,9, इसका हमें डिस्टेंस बताना है, कहाँ से, फ्रॉम द लाइन्स। तो यहाँ पर जैसे मान लो ना कि एक लाइन है, ये कोई लाइन है, तो इस लाइन का ध्यान से अगर देखो तो ये लाइन और प्लेन, देखो ये लाइन जो है, ये लाइन इस प्लेन का क्या करिए, इस पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर कोई एक जनरल पॉइंट होगा, तो ये जो जनरल पॉइंट होगा पहले निकाल लो। तो जनरल पॉइंट यहाँ से निकालो, कैसे निकालोगे, क्योंकि हम बताए थे ना कि जब भी यहाँ पर कोई, तो यहाँ जरूर एक पॉइंट होगा जनरल पॉइंट प्लेन का, और ये लाइन का जब इंटरसेक्शन कराओगे तो इस इंटरसेक्शन का कोई जनरल पॉइंट होगा। यहाँ पर देखो निकालते हैं, पहले यहाँ पर जनरल पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ से जनरल पॉइंट निकालने के लिए इसको आप के मान लो, तो x - 3 इसके नीचे क्या है, 1 है, ये हो जाएगा। ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म लिखा गया है, सबको पता है, z - 5/2 इक्वल टू क्या मान लो, k मान लो यहाँ पर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी k+3 आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, y कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई 2k+4, और यहाँ से z की वैल्यू आ गई 2k+5। तो ये यहाँ पर x y z जो आ गया स्टूडेंट, ये जनरल पॉइंट हो गया, ये जनरल पॉइंट हो गया k+3, ये हो गया 2k+4 और 2k+5। तो ये इसका हो गया जनरल पॉइंट। तो प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब ये बताओ कि ये जो पॉइंट होगा, क्या ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई नहीं कर रहा है, देखो कर रहा है, ये प्लेन के अंदर ही तो है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं भी रहे प्लेन पर ही लाई करेगा ये। तो अगर ये प्लेन पर लाई करेगा तो ये प्लेन के इक्वेशन को भी क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहां से इसको सेटिस्फाई करा दो, तो x की वैल्यू यहां पर रख दो, कितना है k+3, y जो है आपका 2k+4 है, और z की वैल्यू 2k+5 इक्वल टू कितना है, 17 है। और क्या, यहां से ऐड कर लो 2k 2k 4k 5k हो जाएगा, तो 5k और ये कितना जाएगा, 5 4 9 3 12, तो 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 5 ही बचेगा क्या, यहाँ पर ऐड कर लो 4 3 7 5 12 हो जाएगा। तो 17 - 12, 5k इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप देख सकते हो कि ये कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1, तो k की वैल्यू 1 आ गई, तो एक पॉइंट क्या मिल गया, रख दो 1, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 रख दो, तो 2 × 2 4 और 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पर 1 रख दो तो हो गया 7, तो 4 6 7। अब बताओ डिस्टेंस फार्मूले से ये डिस्टेंस आप d निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ही तो पूछा गया था, इस पॉइंट से इस पर डिस्टेंस। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 d इक्वल टू पढ़ी है, उससे निकाल करके अपना आप आंसर चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। और क्या, इसके आगे क्या बता सकते हैं, बहुत आसान है,
क्वेश्चन बहुत आसान है। बताओ ये जेईई मेन के सब क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं था, कुछ पेपर में अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो थे, मोस्टली जो पार्ट था वो एनसीईआरटी बेसिक और आरडी शर्मा का पढ़ लोगे तो हो जाएगा। तो आप इसको देख लो, इसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये भी एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था देखो इसमें क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 36। ये सर्कल का इक्वेशन है, ये पैराबोला का है। फाइंड एरिया आउटसाइड पैराबोला बट इनसाइड द सर्कल। इसका मतलब क्या, देखो समझो। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर समझने के लिए इसको हम बना लेते हैं कि ये यहाँ पर ऐसा समझ लो कि ये सर्कल है और ये जो सर्कल है यहाँ पर इसका सेंटर तो सबको पता है ना कि 0,0 पर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन तो सर्कल है ये। और पैराबोला जो बनेगा एक्स एक्सिस के लंग ही बनेगा, तो ये आपका पैराबोला हो गया। और बोला गया ना कि आपको जो एरिया निकालना है आउटसाइड पैराबोला। देखो ये पैराबोला का इधर करोगे तो पैराबोला के साइड ये इन साइड हो जाएगा ये वाला, क्योंकि पैराबोला के अंदर है, ये इन साइड। आउटसाइड मतलब ये हो गया, इधर का हमें एरिया निकालना है। और इन साइड द सर्कल, सर्कल के मतलब ये इधर का, तो इधर का ये पूरा एरिया निकालना है। ये पार्ट ये सब इधर का। तो देखो ध्यान से अगर समझो, तो अगर हम पहले इधर का कंसीडर करते हैं, ये एरिया हमें निकालना है। ये एरिया ये निकाल करके डबल कर देंगे, ये भी आ जाएगा। तो ये निकाल कर डबल कर दो, निकल जाएगा ये। तो निकालना तो ये भी है, लेकिन हम पहले बस इसका निकालते हैं, फोकस इस पर करते हैं, इसका डबल कर देंगे, आ जाएगा। कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कैसे इसको किया जाए। तो देखो हम लोग अगर जितना कोशिश करें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखो चैप्टर का नाम है या एरिया बाउंडेड बाय रीजन इसको बोलो, क्लास 12 का है। इंटीग्रल्स का इसमें एप्लीकेशन यूज किया गया है और इसमें कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एरिया बाउंडेड बाय रीजन के, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन को आप अधिक से अधिक हो सके तो इंटीग्रेशन को स्किप करके करो, इंटीग्रेशन का कम से कम यूज करो। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन का ज़्यादा यूज करने लगोगे कैलकुलेशन लंबा जाएगा, हो सकता है कि वहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने में भी आपको समय लगे, कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो अधिक से अधिक स्किप करने की कोशिश करो। मतलब कोशिश करो कि डायग्राम को देखकर ही ज्योमेट्रिकल फिगर से एरिया निकल जाए। जैसे यहाँ पर कोई ट्रायंगल बन जाए या कुछ ऐसा बन जाए कि हमें इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता ही न पड़े। अगर करने भी पड़े तो कम करनी पड़े, ये इसका मतलब है। ज़्यादा इंटीग्रेशन में नहीं करना है इसमें। देखो हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ बहुत आसान है। पहले बताओ कि इस सेमी सर्कल को देखो, सेमी सर्कल के एरिया में से अगर सेमी सर्कल के एरिया में से अगर ये एरिया को हम माइनस कर दें तो ये एरिया आ जाएगा। तो सेमी सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये अब समझो कि ये एरिया को निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है। तो हम इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से समझो तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले बताओ क्या होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये किसका इंटरसेक्शन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है। तो यहाँ पर आप पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये इंटरसेक्शन किसका है, पैराबोला का है और सर्कल का है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 9x पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ से इसको कर लो कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ध्यान से अगर देखो ये चीज़ को तो निकालिए। एक बार रख के इसको चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x और ये कितना हो जाएगा बताइए, वाई स्क्वायर को हम 9x पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9x और माइनस 36 इक्वल टू 0। हम चेक करते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका फैक्टराइज कीजिए जल्दी से। तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से करो तो ये हो जाएगा 12 या 36 हो जाएगा। तो 12x और माइनस कर लो 3x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इतना टाइम पास करने की हमें जरूरत क्या है, सीधे इसका आंसर बताओ ना कितना आएगा। और इसको बता सकते हो। आगे इसका हम पेयर लेंगे तो ट्रिक से करो ना। पेयर क्या होगा, एक प्लस 12 होगा और एक माइनस 3 होगा। तो x का आंसर बदल करके आएगा, एक माइनस 12 आएगा और एक 3 आएगा। लेकिन हम इधर वाला कंसिडर किए हैं तो यहाँ पर हम लोग माइनस को नहीं लेंगे, इसी को लेंगे। मतलब यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये x की वैल्यू 3 है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। ये 9 3 या कितना जगह आपका 27। तो 27 का रूट लोगे 3√3, मतलब इसका जो पॉइंट आएगा 3,3√3 आएगा, यही इसका पॉइंट आएगा। तो अगर ध्यान से समझें तो इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। देखो ध्यान से समझना, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर इसको हम ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर ये समझदारी दिखा सकते हैं कि देखो यहाँ से ये सेक्टर बन गया और ये एंगल निकाल लोगे ना तो ये पूरी जो एरिया होगी ये सेक्टर की एरिया हो जाएगी। सेक्टर के एरिया निकाल लो, बस ये छोटा सा एक एरिया बचेगा। तो यहां भी देख लेंगे, पहले ये एरिया निकालो। तो ये एंगल कितना का बताओ, तो देखो ध्यान से, ये 3 है और ये 3√3 है। तो ध्यान समझो, ये 3 है और ये 3√3 है। हमें ये एंगल पता करना है। मान लो ये थीटा है,
तो परपेंडिकुलर अपन बेस से कर लो, 3√3/3 इक्वल टू tan थीटा। तो ये देखो 3 से 3 कट गया, तो √3 tan में किसका होता है 60 का, मतलब पता लग गया कि ये एंगल जो भी बनेगा 60 डिग्री का ही बनेगा। तो अगर इसका हम सेक्टर का निकालने एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर यहां पर अगर निकालोगे तो θ/360, तो 60/360 इंटू πr²। रेडियस कितना है, रेडियस कितना होगा बताओ, रेडियस तो 6 ही होगा, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस कितना होगा 6 होगा, ये तो सबको पता है। तो रेडियस यहां से यहां तक 6 होगा, क्योंकि देख लो ना यहां से x² + y² = a² से रेडियस 6 होगा, तो πr² मतलब 6 का स्क्वायर। तो ये एरिया जो है सेक्टर का है। बस क्या करो, सेमी सर्कल के एरिया में से ये माइनस कर दोगे। लेकिन यहां पर ये फिर क्वेश्चन हुआ कि ये एरिया जो छोटा सा बच गया था इसको कैसे निकालोगे, इस एरिया को कैसे निकालोगे। तो हाँ, यहां पर हम सजेस्ट करेंगे कि यहां पर आप इंटीग्रेशन यूज कर लो, मतलब एरिया को यहां पर इंटीग्रेशन यूज कर लो, कम करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो अगर इस एरिया का निकालोगे तो एरिया आप स्मॉल रीजन अगर निकाल लोगे, उसका एरिया आप स्मॉल रीजन जो बच गया है उसकी एरिया हम निकाल लेते हैं। इसका नाम A1 दे दो, इसका नाम A2 दे दो, या स्मॉल रीजन बोल दो। तो कैसे करोगे, तो यहां पे इंटीग्रेशन लगा लो, अपर करो माइनस लोअर करो। तो ये अपर करो कौन सा है, ये अपर करो पैराबोला का है, तो 0 से लिमिट कहां तक जाएगी बताइए, तो यहां पर 0 से 3, तो 0 से 3, और अपर करो पैराबोला का है तो y² 9x, तो y = √9x हो जाएगा। तो √9x माइनस लोअर करो क्या ये लाइन है, ये लाइन कौन सी बताइए, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो लाइन का बताओ, स्लोप पता है तो इक्वेशन बता सकते हो ना, क्या होगा लाइन का इक्वेशन, y = mx, तो y = स्लोप कितना आपका √3x, तो y = √3x हो जाएगा। स्लोप तो कितना है निकाल ही सकते हो, यहां से कर दो ना, 0,0 है 2 पॉइंट फॉर्म से निकालो लाइन का इक्वेशन। तो y = √3x, मतलब कि ये हो जाएगा रूट में 3x dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान हो जाएगा, √9 कितना हो गया 3x हो गया। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा तो इस एरिया को और इस एरिया को क्या कर देना बताना, ऐड कर दो, तो ये निकल जाएगा पूरा एरिया। तो यहां पर जब निकालोगे तो एरिया आप निकालोगे टोटल एरिया, तो टोटल एरिया निकालने के लिए पहले बताओ कितना जाएगा, इसका एरिया कितना जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट, अब पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से सेमी सर्कल के एरिया क्या होती है πr²/2, तो पाई इंटू 6² माइनस कर देना किसकी एरिया को बताइए, तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया दोनों को आप ऐड कर लो। तो यहां पर ऐड कर लो, ये तो कट भी जाएगा ना, 6 6 36 और 6 1 6 कट जाएगा, तो 6π, तो 6π प्लस, और ये एरिया निकाल लेना। तो ये एरिया निकाल लो कितना है आपका, इसको आपको करना पड़ेगा, इस एरिया को हम A1 दे देते हैं, निकाल लेना इसको, और निकालना कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, आपको हिंट दे दिया कैसे करना है। और फिर जितना आएगा इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि अभी तो हम लोग इस साइड का किए हैं ना, इधर भी तो करना था, तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो इंटीग्रेशन कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहां से लेना पड़ेगा, फिर इसमें से यहां से चलना, फिर यहां से ऐसे चलना पड़ेगा। तो आपको इसमें बड़ा वाला फार्मूला रूट में a² - x² वाला यूज करना पड़ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा फार्मूला है। फिर वहां रखोगे वैल्यू, फिर वहां भी कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक द बेस्ट अप्रोच है, और क्लास 12 के तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब समझ लो बिना इंटीग्रेशन के किए जा सकते हैं, इतने एनसीईआरटी में जी क्वेश्चन दिए हैं। तो यहां पर देख सकते हो ना, इसको ऐसे किए हैं, ये जो पार्ट छूट गया था इसको मैनेज कैसे कर लिए, अपर करो में से लोअर करो को माइनस कर लिए हैं। लाइन का इक्वेशन ये कैसे है, क्लियर है, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो, आ जाएगा यहां से लाइन का इक्वेशन। तो आप देख सकते हो कि एज सिंपल एज दैट। इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये भी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन वेक्टर से लिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसको भी करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं 24 फरवरी शिफ्ट 1 के जो बच्चे दिए हैं पेपर, उनको पता होगा यही सब क्वेश्चन आए हुए थे, और उन बच्चे देख लें, और 11 के बच्चे देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन देखे रहे हो 11 के भी आ रहे हैं। तो 12 के वजह से देखो तो 60% क्वेश्चन मान लो बने थे। तो ऐसा नहीं कि 11th आप नहीं पढ़ोगे, 11 का बेसिक ही है पूरे 12th में, 11 को पढ़ना ही पड़ेगा। देखो इसमें दिया क्या गया था, देखो इसको लेट 3 वेक्टर्स, यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A.C 7 दिया है, ABC को बोला गया को प्लेनर, मतलब सेम प्लेन में लाई करेंगे, और B एंड C क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर B एंड C परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा B.C 0 होगा। मतलब कि यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले उसको लिख लो। वेक्टर A डॉट वेक्टर C कितना है 7, और बोला गया ना कि B और C क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब इनका भी डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। और क्या दिया गया है, वेक्टर A और वेक्टर B दिया गया है। तो वेक्टर A और वेक्टर B तुम्हारा दिया ही गया है। फाइंड ये करना है, जो फाइंड करना है पहले इसको देखो, इसका मतलब क्या है।
देखो ये 2 है और ये मॉड में वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मतलब क्या है, इसको आप चाहो तो इस तरह से डॉट में तो लिख ही सकते हो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, इस तरह से डॉट में इसको लिख सकते हो। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट हो जाएगा 2 a डॉट a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा a डॉट b, मतलब यहां पर करोगे तो 2a डॉट b हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c और प्लस 2c डॉट क्या हो जाएगा a हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा आंसर मॉड a। यहां से मॉड a निकाल ही सकते हो, रूट में 1 स्क्वायर प्लस मॉड b निकाल लोगे, लेकिन यहां पर c के लिए सोचना पड़ेगा, यहां पर वेक्टर c नहीं पता है, नहीं तो a डॉट b भी यहां पर निकाल सकते हो, यहां से डॉट प्रोडक्ट करके b डॉट c 0, लेकिन c डॉट a या a डॉट c नहीं पता, 7 पता है, मतलब कि a डॉट b डॉट c भी निकाला जा सकता है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर देखो दिया है। तो यहां पर तब बचा क्या मॉड c, यहां पर c वेक्टर का मॉड कैसे लोगे, c वेक्टर तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ देखो रख सकते हो, लेकिन मॉड c वेक्टर का मॉड कैसे लोगे जब वेक्टर ही नहीं दिया है c, तो c निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे बोला है, इन तीनों को कोप्लेनर बोला है, मतलब किसी को आप दो वेक्टर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम यहां पर इस तरह से लिख लेते हैं कि वेक्टर c इक्वल टू हो जाएगा लेमडा a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। आप चाहो तो वेक्टर a इक्वल टू लिख लेना, किसी को दो वेक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। हमें नहीं ना पता है कि वेक्टर c की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम मान लेते हैं लेमडा a म्यू b वेक्टर, क्योंकि ये तीनों क्या है कोप्लेनर है। आप चाहो तो यहाँ वेक्टर ए कर लो, तो फिर लेमडा सी फिर म्यू बी कर लेना। अब यहाँ से लेमडा और म्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर a डॉट सी 7 दिया गया है, मतलब कि इस c का डॉट a के साथ लोगे, तो a के साथ लो, c यहाँ पर रखो, तो a का अगर यहाँ पर करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर a डॉट ये हो जाएगा लेमडा वेक्टर a प्लस म्यू वेक्टर b इक्वल टू कितना है 7 है। तो यहाँ पर डॉट करोगे तो ये हो जाएगा लेमडा मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस म्यू और ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 7। अब फिर b डॉट c 0 दिया है, तो फिर यहाँ से हमें b का डॉट करना होगा c के साथ, तो b डॉट c यहाँ पर रखो, तो b तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो जाएगा। हम ओरली अब कर रहे हैं, आप भी देखते रहना साथ में, और प्लस फिर b का इसमें करोगे तो म्यू हो जाएगा मॉड में b का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू क्या है 0 है। और ध्यान से अगर देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको चीजें a डॉट b कितना दिया गया है, तो यहाँ से आप a डॉट b निकाल लो पहले, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 और k में करोगे 1 तो माइनस 1 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 पुट कर दो, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू माइनस 1 पुट कर दो। तो और मॉड a स्क्वायर कितना आएगा, तो रूट में 1 स्क्वायर 1 तो रूट 3 आएगा, तो रूट 3 आएगा मॉड a यहाँ पर कितना आएगा रूट 3 आएगा। मॉड b कितना आएगा निकाल लो यहाँ पर ओरली, मॉड b निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, ये रूट में 5 आएगा, लेकिन ये तो स्क्वायर लगा, तो ये लेमडा रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 लेमडा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर करोगे तो 3 लेमडा और ये -1 इक्वल टू हो गया 7, मतलब म्यू होगा ना म्यू, क्योंकि -1 का म्यू में करोगे माइनस म्यू इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट, और यहाँ से ये माइनस लेमडा हो जाएगा और म्यू बी स्क्वायर, तो बी रूट 5 है, इसका स्क्वायर कर दो 5, मतलब कि ये हो जाएगा 5 म्यू इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। बहुत आसान है, एज सिंपल एज दैट, देख सकते हो। तो क्या करेंगे इसमें, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -3 लेमडा 3 5 15 म्यू इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। फर्स्ट और थर्ड को इसको काट दो, ऐड करो। अब 15 में से अगर ये जाएगा म्यू तो कितना हो जाएगा बताओ 14 म्यू, मतलब कि यहाँ से करोगे तो 14 म्यू इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो जो म्यू की वैल्यू आएगी 7 में 14 1/2 आएगा। तो जब म्यू की वैल्यू 1/2 आएगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, रखो यहाँ पर 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 5/2, इधर आएगा तो -5/2, तो ये 5/2 प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में 5/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना आसान है। बस अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर लेमडा की म्यू की वैल्यू पुट कर दो और इसकी भी वैल्यू पुट कर दो, और वेक्टर ए और वेक्टर बी पता ही है, रख देना, सी आ जाएगा और मॉड में सी आ जाएगा, तो सब निकाल ही सकते हो। तो अब इसके बाद आपका स्टेप बचता है, आप उसको खुद कर लो, क्योंकि म्यू और लेमडा हम निकाल दिए ना। तो यहाँ पर क्या पुट कर देना, म्यू की वैल्यू पुट कर दो कितना 1/2
और यहाँ पर 5/2 इसकी वैल्यू पुट कर देना। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया ही गया है तो वेक्टर सी की वैल्यू आ ही जाएगी, तो उसका मॉड आसानी से निकाल लोगे। अब पुट कर दो सब कुछ, अब सब कुछ पुट कर दो ना, इसमें आ जाएगा आंसर आपका। अरे मॉड निकाल ही चुके हैं, मॉड भी निकाल ही चुके हैं, मॉड सी कहाँ से निकालोगे, रख दो यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद ए डॉट बी, बी डॉट सी सब तो दिया ही गया है, सब तो दिया ही गया है, कर लोगे। तो इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये भी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन कुछ अच्छा था, हाँ, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसान है। देखो इसको कर सकते हैं, ये क्लास 11 के बच्चे भी देखें, अगर देख सकते हैं तो आसान है, समझ सकते हो। देखो इसमें क्या दिया गया है, 10 है बाहर, लिमिट लगी है इनफाइनाइट पर। पहले देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक स्पेशल टाइप का ही क्वेश्चन बनता है, सिग्मा वाला। तो सिग्मा वाला क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस किया अगर बच्चा कर लेगा अच्छे से, तो पहले इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर 10 इनवर्स, यहाँ पर इसको ध्यान से अगर देखो तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 10 बाहर लगा है, लिमिट एन टेंस टू लगा है इनफाइनाइट, और ये सिग्मा, ये r इक्वल टू 1 से ये n है, और ये हो गया है 10 इनवर्स। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1/1 प्लस, इसमें से r कॉमन ले लो तो r ये हो जाएगा r+1। इस तरह से इसको हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो आप इसी को r+1 में से r को क्या कर दो, माइनस कर दो। r+1 में से r को माइनस कर दो तो 1 ही आएगा ये। मतलब कि देखो हम यहाँ पर ना एक चीज़ ऐसे सोचना चाहते हैं कि 10 इनवर्स x प्लस और 10 इनवर्स x प्लस ये माइनस 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का होता है फार्मूला। क्या होता है बताइए, 10 इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस x इंटू वाई। मतलब जिन दो का यहाँ पर होता है प्रोडक्ट, उन्हीं का यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो कुछ ऐसा बनाओ कि बन जाए, इस फॉर्मेट में चेंज हो जाए, इस फॉर्मेट में आ जाए। मतलब ये एक्सप्रेशन दिया है, इससे ये बनाना है, उल्टा आपके बार सोचना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इसको आप ऐसे कर लो। तो देखो हम यहाँ पर इतना पूरा भी बार बार नहीं लिखेंगे, हम सिंपल इसको भी देख रहे हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, और ये 10 इनवर्स, और यहाँ पर ध्यान से देखो पूरा भी हम लिख नहीं रहे, बस इतना करें जितना हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर r+1 माइनस r कर लेते हैं, और इस तरह से अगर ध्यान से देखो तो 1 प्लस r या r+1, ये बन गया फार्मूला। ये किसका बन गया फार्मूला बताओ, ये सब लिख देना, 10 बाहर में सब लिख देना। देखो यहाँ पर लिख भी देते हैं, नहीं तो इसको पहले कर ही लेते हैं कितना ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है पहले इसको कर लेते हैं, बाद में इसका 10 बाहर ले लेंगे। यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर लिमिट तो लगी है, n टेंस टू इनफाइनाइट लगी है, ये 10 बाद में ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये किसका बन गया फार्मूला, तो ये बन गया सिग्मा r इक्वल टू क्या हो गया 1 से n, ये 10 इनवर्स r+1 माइनस क्या बन गया 10 इनवर्स r का बन गया फार्मूला। अब इसमें करना कुछ नहीं है, आपको इनफाइनाइट तक लिमिट को ले जाना है। लिमिट n टेंस टू क्या बताइए इनफाइनाइट है। तो पहले यहां पर क्या पुट करोगे बताओ, पहले यहां पर आप पुट करो 1, क्योंकि 1 से n है और n किस पर लगा है इनफाइनाइट पर, मतलब 1 से इनफाइनाइट तक आपको जाना है। तो पहले यहां पर 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 1। अब यहां पर 2 पुट करो तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 पुट करेंगे तो 3 होगा, माइनस और कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 2 हो जाएगा, 10 इनवर्स 2, क्योंकि इससे एक कम हो जाएगा। फिर अब 4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 4 माइनस 10 इनवर्स 3। अब फिर ऐसे लास्ट में आ जाएगा 10 इनवर्स, क्या पुट करोगे बताओ इनफाइनाइट, तो 10 इनवर्स इनफाइनाइट तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट प्लस 1 और माइनस 10 इनवर्स इनफाइनाइट। ऐसे डॉट डॉट कर देना, देखो डायगोनली ऐसे कटेगा, ये ऐसे कट रहा है कि नहीं, देखो ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में ऐसे कट जाएगा। तो क्या बचा, तो यहाँ पर जो बचेगा स्टूडेंट, इसका जो सम आएगा 10 इनवर्स 1 इनफाइनाइट में 1 ऐड भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये इनफाइनाइट ही होगा। तो 10 इनवर्स 1, ये माइनस में 10 इनवर्स 1 बचेगा, माइनस में है, ये प्लस में रहेगा तो पहले प्लस वाला ही लिखते हैं। तो 10 इनवर्स इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही आएगा, और माइनस 10 इनवर्स क्या बचेगा 1। और ध्यान से देखो तो 10 इनवर्स इनफाइनाइट किसका होता है π/2 का होता है, और 10 इनवर्स 1 किसका होता है π/4। तो π/2 में से π/4 तो π/4 आएगा। लेकिन हम लोग बाहर एक चीज छोड़ रहे थे 10, तो क्योंकि 10 भी तो बाहर प्रेजेंट है तो इसको 10 दे दो। तो जैसे इसको 10 दे दोगे तो क्या हो जाएगा 10 π/4 वैल्यू आएगी 1। तो जो बच्चे बैठे होंगे जेईई मेन के एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन आया होगा, तो ये ऑप्शन इसका यही होगा। तो देख सकते हो कितना आसान आसान क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको नोट करो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आया था, इसको भी देखते हैं। पढ़िए में क्या दिया गया, लेट मैट्रिसेस। यहाँ बोला गया ना कि मैट्रिक्स है M, और ये मैट्रिक्स जो है 3/3 का है। और इसमें बोला गया है कि जो एलिमेंट है और फ्रॉम सेट 0, 1, 2। इसके बाद देख लेते हैं बस दिख रहा है कि नहीं साहब।
तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे से, और यहाँ पर बोला गया ना कि 3x3 का ये मैट्रिसेस है, और ये जो 3x3 का मैट्रिसेस है आपको जो बनाना है फ्रॉम सेट 0,1,2, मतलब कि आपको इन्हीं नंबर को लेकर बनाना है। हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, बोला गया है कि इसमें कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। हुज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, कितने तरह के मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं जिसमें कि हुज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन 7 ऑफ मैट्रिसेस M ट्रांसपोज M। बोला गया है कि M ट्रांसपोज M में जो डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम आएगा वो 7 आएगा। इसको हमें आपको देखना है, मतलब स्टूडेंट की M ट्रांसपोज M, पहले आप M ट्रांसपोज M का मल्टीप्लाई करो, उसमें डायगोनल एलिमेंट का सम कितना चाहिए 7, तो कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, 3x3 का मैट्रिसेस कोई आप कर लो, सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, जैसे A1 है, A1 B1 C1, यहाँ पर ले लेते हैं A2 B2 C2, यहाँ पर ले लेते हैं A3 B3 C3। तो ये एग्जाम्पल आप अलग अलग ले लो, इसको हम लोग ले सकते हैं समझने के लिए। ये M है और इसी का आपको ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि M ट्रांसपोज M बोला है ना, तो इसका ट्रांसपोज ले लो। तो ट्रांसपोज जब लेंगे तो कितना हो जाएगा तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो हो जाएगा M ट्रांसपोज पहले कर लेते हैं। तो M ट्रांसपोज जो आएगा स्टूडेंट, इसका A1 ये B1 C1, मतलब रो को चेंज कर लो कॉलम में, तो ये रो को चेंज कर लो कॉलम में, A2 B2 C2, ये हो जाएगा A3 B3, ये हो जाएगा C3। अब यहाँ पर M ट्रांसपोज M बोला गया, तो M ट्रांसपोज M इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको देखो, ये हो गया A1 A2 A1 A2, ये हो गया A3, ये हो गया B1 B2, ये हो गया B3 C1 C2 और C3 M ट्रांसपोज। और M कितना है, M है A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, ये है A3 B3 और C3। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हम सजेस्ट करेंगे कि पूरे को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट का सम बस देखना है कि उसका 7 आना चाहिए। तो इस रो का इस कॉलम में करो मल्टीप्लाई, तो पहला एलिमेंट यहाँ पर आएगा, तो A1 का A1 में कर दो, हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा A3 का स्क्वायर। फिर A1 A2 A3 का इसमें करोगे, तो इसमें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब करोगे मैट्रिसेस में तो पहला एलिमेंट आएगा, तो पहला एलिमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा, तो डायगोनली जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पर जो डायगोनली एलिमेंट आएगा स्टूडेंट, ये पहला एलिमेंट आएगा, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा आएगा। तो हमें बस डायगोनल के एलिमेंट चाहिए। तो जो इसमें का, अब इसका इसके साथ करोगे तो ये आएगा, फिर इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आएगा, फिर B1 B2 का यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, तो B1 B2 को इसके साथ करो। तो अब देखो यहाँ पर जो आएगा, ये हो जाएगा B1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा B2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा B3 का स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर C1 से कर लेना, तो ये आएगा C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर प्लस जाएगा C3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आया, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कि अगर यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर दोगे तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स आएंगे, इन तीनों को ऐड करने पर 7 आने चाहिए, और इसी में से आपको नंबर लेना है, चूज करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हम मिटा देते हैं और इन तीनों को ऐड करते हैं। तो देख लो, इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स यहाँ बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स बनेंगे, हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, यही बनेंगे, देख लो। तो अब यहाँ पर आपके पास टोटल यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर देखो तो 0 1 2, तो 0 1 2 सही लेना है। तो पहला ये हो सकता है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस है आपके पास। अब अरेंज करना है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हो गया रिलेटेड। तो यहाँ पर 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम A1 की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो हम स्टार्टिंग में 7 ले लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं 0 0। आप देखो इनको ऐड करोगे, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स को लिए हैं, ऐड करने पर 7 आएगा। तो इसको लेकर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है कि 0 यहाँ पर हो और 1 यहाँ हो, तो ये अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है। तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपान, ये केस 1 है, ये अगर देखो तो ये केस 1 अभी बनाए हैं, 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 7 बार आ रहा है और 0 आ रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। और इसमें देखो केस 2 क्या बन सकता है, केस 2 इसमें क्या बन सकता है, तो फिर आपके पास कितने प्लस ले लो, 9 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 3 6 3 9 प्लस। अब 9 प्लस में इन नंबर को ले ऐसे कि इनका सम करने पर 7 आए। तो देखो यहाँ पर A1 को अगर हम 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, A1 यहाँ 2 लिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमें 1 1,
तो ये 4 5 6 7, तो फिर यहाँ पर हमें देना पड़ेगा 0 0 0। देख लो, क्योंकि यहाँ पर 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये सब 0 ही देगा। ऐड करने पर 7 अभी भी आ रहा है 7, तो इसके कितने केस बनेंगे, तो ये भी 9 फैक्टोरियल स्क्वायरेंज कितने तरीके से कर सकते हो, 1 कितनी बार है 3 बार, और यहाँ पर 0 जो आया है वो आपका आया है 5 बार, तो 5 फैक्टोरियल। अब इससे कोई केस 3 चूज करो, क्या ले सकते हो, फिर अगर प्लेस पर लोगे यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब फिर 1 1 लिखोगे तो 7 से ज्यादा आ जाएगा वो, अब कोई केस नहीं बनेगा। तो इन दोनों केस को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, आपका यही आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ये आपका IIT JEE मेन का 24 फरवरी शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, इसमें भी ये अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें आप सोच सकते थे, आइडिया ले सकते थे। तो ओके स्टूडेंट, इसको नोट करो और क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए भी क्वेश्चन आया था JEE मेन में, और इसको क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर दिया गया द पॉपुलेशन PT एट टाइम T ऑफ ए सर्टेन माउस। देखो ये क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ माउस का जब कभी बैक्टीरिया कर देगा, कभी रैबिट कर देगा, तो ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है। एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो देख लो क्या इसमें दिया गया है कि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, और इसमें वो टाइम बताना है जब पॉपुलेशन 0 हो जाए, द पॉपुलेशन बिकम 0, तो वो आपको टाइम बताना है। एट विच टाइम ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ पर देखो पहले क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, यहाँ पर पहले जो PT लिखा गया ना, DPT, थोड़ा सा इस तरह से लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, मतलब कि पॉपुलेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो PT को आप Y लेट कर लो, आसान हो जाएगा। तो अब बन जाएगा dy अपान dt, तो dy अपान जो dt इक्वल टू हो जाएगा dy अपान dt इक्वल टू हो जाएगा 0.5, PT को y बोल देंगे, थोड़ा आसान लगेगा लिखने में और रिप्रेजेंटेशन करने में सही लगेगा, 0.5 y और माइनस हो जाएगा 450। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड सिंपल सा लगा दो, और क्या, इसमें कुछ भी नहीं था ये। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पर आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको बदल सकते हो, 0.5 को अगर चाहो तो इसको 1/2 y माइनस 450 इक्वल टू हो जाएगा dy अपान dt हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको वेरिएबल सेपरेबल से अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए। तो dy के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 900 और इक्वल टू dt, और 2 को यहीं पर रहने दो, एलसीएम ले लिया है ना, यहाँ पे हम एलसीएम ले लिए, एक स्टेप देखो जल्दी करना है। तो dt अपान 2 ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये हो जाएगा ln हो जाएगा माड में, ln माड में हो जाएगा y माइनस 900 इक्वल टू dt अपान 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो dt का t अपान 2 प्लस c हो जाएगा। और क्या, अब यहाँ पर देख लो टाइम P0 850 दिया है। P0 का मतलब क्या समझते हो कि PT को क्या लेट किए थे, y लेट किए थे। तो PT को जब यहाँ पर हम लोग y लेट किए हैं, तो ये समझो कि P0 मतलब यहाँ पर 0 पुट करो, तो P0 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो y, तो P0 कितना दिया है 850, मतलब y इक्वल टू 850। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर करो भी, तो ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा 850 माइनस ये हो जाएगा 900 और इक्वल टू t अपान 2। t कितना पुट किया अभी 0, तो 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 तो c बचेगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 850 माइनस 900, ln 50 माइनस को मार नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, तो c की वैल्यू आएगी ln 50 आएगी। तो इस c की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे, इस c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, जो आपका जनरल इक्वेशन था इसी में आप पुट कर दो और देख लो और कितना आ जाएगा। बहुत आसान है ये। तो ln 50 को यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या कर देते हैं, ये पुट कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा ln और यहाँ पर माड में हो जाएगा आपका y माइनस 900 और इक्वल टू ये हो जाएगा t अपान 2 और c की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है ln 50, जो ln 50 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पॉपुलेशन, यहाँ पर पढ़ो इन्फॉर्मेशन, द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम 0 इज, ये बताना है कि वो टाइम जिसमें पॉपुलेशन क्या हो जाए बताइए 0 हो जाए, पॉपुलेशन 0 हो जाए। इसको थोड़ा सा बात देख लो, यहाँ पर तो चमक रहा है क्या, बच्चे कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे से स्टूडेंट। तो बस यहाँ पर देखो, और पॉपुलेशन को बोला गया 0, पॉपुलेशन बिकम क्या हो जाए 0, वो टाइम बताना है। तो पॉपुलेशन को 0 पुट कर दो, पॉपुलेशन क्या था y, अरे पॉपुलेशन को ही तो y माने ना, PT को y, तो y 0 पुट कर दो। तो ln यहाँ पर y क्या पुट कर देंगे 0 माइनस ये हो जाएगा 900 इक्वल टू, आपको टाइम तो निकालना ही था, और प्लस ln ये 50 हो जाएगा। ये बात समझे हो, बोला गया है कि पॉपुलेशन बिकम 0 मतलब y को 0 पुट कर दो, y को ही तो माने थे PT, तो ln ये हो जाएगा 900
ये प्लस आएगा तो माइनस, तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस करोगे तो 900 अपन कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और इक्वल टी हो जाएगा t/2। ये काट लो, ये 18 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ln 18। ln 18 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इसको काटो 0, तो यहाँ पर आएगा कितना यहाँ पर समझो, ये ln 18 ही आएगा, ln 80 आएगा, और t/2, तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 ln 18 आएगा। यही शायद ऑप्शन दिया गया था, ये ऑप्शन एक था, तो ये टाइम आएगा 2 ln 18 आएगा। तो देख सकते हो कि ये भी क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का एक सिंपल सा यहाँ पर एक एप्लीकेशन इसका यूज किया है। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये भी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था जेईई मेन में, और 24 फरवरी शिफ्ट 1 का पेपर जो था बहुत आसान था जेईई मेन का। तो देख लो ये भी क्वेश्चन था, और देखो इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन में, और कास्ट थीटा माइनस साइन थीटा रूट में 8 माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू ये दिया गया है। देन ऑर्डर्ड पेयर ए बी, आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें थोड़ा सा आपको होशियारी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। इसमें 8 माइनस साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पर इसको हमें ऐसे सोचना था कि ये है कास्ट थीटा माइनस साइन थीटा, ध्यान से समझिएगा, और रूट में ये है, यहाँ पर 8 माइनस साइन 2 थीटा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं ना, +1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा a साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कास्ट थीटा अपान क्या है b, और प्लस ये कांस्टेंट c है। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 8 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 को तो यहाँ लेकर आ जाओ, तो ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा कास्ट थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा रूट में 9, और ये 1 प्लस साइन 2 थीटा, और 1 प्लस साइन 2 थीटा को अगर बच्चे होशियारी दिखाएं तो इसको साइन थीटा प्लस कास्ट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इक्वल टू ये दिया गया था। ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम पास नहीं करना है। अब समझदारी दिखाओ कि इसको अगर ओपन करोगे तो यही चीज आएगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस माइनस +1 बाहर कर लिए हैं, इसको टी मानो, तो साइन थीटा प्लस कास्ट थीटा को हम मान लेते हैं टी। जैसे ही टी मानोगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कास्ट थीटा कॉस्ट थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो देख लो ऊपर वाला एक्सप्रेशन चमक गया, तो ये हो जाएगा डी टी अपान रूट में हो जाएगा 9 माइनस टी स्क्वायर, और इक्वल टू तो दिया ये जो दिया है। अच्छा ये देखो, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, तो ये जगह साइन इनवर्स x अपान ए, तो साइन इनवर्स t अपान 3 इक्वल टू, और जो दिया है अब देखो रख दो वैल्यू, तो साइन इनवर्स t क्या लेट किए थे, तो साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा बताइए, कास्ट थीटा अपान कितना जगह 3, और ये इस तरह से हो गया। यहाँ पर इक्वल टू क्या दिया गया था, a साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कास्ट थीटा अपान b प्लस क्या आ जाएगा c, तो कांस्टेंट है। तो कंपेयर करो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो दोनों और सेम एक्सप्रेशन बना दिए कि नहीं, साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इनवर्स साइन कॉस, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो कंपेयर करने पर a 1 आ गया, और b देखो यहाँ पर 3 आ गया, मतलब कि यहाँ पर यही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, a, b 1, 3 है कि नहीं, यहाँ पर है ऑप्शन a। तो जो बच्चा ऑप्शन ए किया होगा वो बाजी जीत गया होगा। ऐसे कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन थे, इसको नोट करो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये भी क्वेश्चन दिया गया था, इसको भी देखते हैं। बोला गया टेंजेंट एट पॉइंट पी, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टेंजेंट नॉर्मल से लिया गया है। तो बोला गया है कि यहाँ पर कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब है। जैसे देखो यहाँ पर समझो, पहले इसको हम थोड़ा सा बना कर समझा रहे हैं। तो y इक्वल टू कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअल डायग्राम बनाओ, लेकिन देखो हम बना देते हैं यहाँ पर। जैसे y इक्वल टू ये एक्स क्यूब, जैसे मान लो ये कर्व है आपका, और यहाँ पर ये आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब, कर्व ऐसे होता है मान लो, और यहाँ पर ऐसे ये मान लो टेंजेंट ये है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर ये टेंजेंट बना दो एक समझने के लिए। तो ये जो टेंजेंट है ना, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी टच कर रहा है, अगेन इस कर्व को कट कर रहा है। यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनाओ, मतलब आप जैसे भी चाहो वैसे बना सकते हो। जैसे ये टेंजेंट ऐसे बना देना, इसको देखो अगेन यहाँ पर कट कर रहा है ये, तो ये टेंजेंट हो गया, ये यहाँ पर पॉइंट टेंजेंट का हो गया, ये इसको जो कट किया इसका पॉइंट। तो कोई जो नहीं कि आप एक्चुअल डायग्राम ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है कैसे बनाओ। तो यहाँ पर इस पॉइंट पी का पॉइंट दिया गया है, पी का पॉइंट टी कमा टी क्यू दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो इसमें क्या दिया गया देखते हैं, टी कमा टी क्यू दिया गया है, और यहाँ पर इसको अगेन बोला है ना कि यहाँ पर एक जगह कट करेगा। तो मान लेते हैं जहाँ कट करेगा ये हो जाएगा अल्फा, क्योंकि इसको बोला गया कि अगेन
एक पॉइंट पे इसको ये कट कर रहा है, तो इसका हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर इसको आप ले लो अल्फा कामा अल्फा क्यू ले लो, क्योंकि यहाँ देखो बोला गया है ना, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कामा अल्फा क्यू कैसे हो गया बताओ, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम एक्स अल्फा लेते हैं, अगर एक्स अल्फा लेते हैं तो ये वाई कितना जगह बोलो अल्फा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा ना। तो हम यहाँ पर एक्स अल्फा लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखो ध्यान से, तो ये टेंजेंट इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसमें रख दो, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका पॉइंट हो गया। अब बताओ कि इस लाइन का हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं, तो इसका नाम क्यू दे दो। तो स्लोप ऑफ पी क्यू अगर लिखना चाहो तो स्लोप ऑफ पी क्यू तो लिख ही सकते हो, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यू माइनस टी क्यू अपान हो जाएगा y2 माइनस अल्फा माइनस टी हो जाएगा। देख सकते हो y2 माइनस y1। और एक तरीका से इस टेंजेंट का भी तो स्लोप निकाल सकते हो, किससे, डी वाई बाई डी एक्स से। तो y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू है, तो इसका आप स्लोप निकालो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना है किस पर, इस पर निकालना है। पॉइंट इसका दिया गया, तो अगर पॉइंट यहाँ पर आप पुट कर दोगे t कामा टी क्यू, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो 3t स्क्वायर इसका स्लोप आ जाएगा। तो एक स्लोप यहाँ से आ गया, एक स्लोप यहाँ से, तो इसको इक्वल कर लो, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। ये अल्फा माइनस टी के फार्मूले से इसको ब्रेक करो, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस अल्फा टी और अपान अल्फा माइनस टी, ये हो जाएगा 60 कट जाएगा। तो इधर से देख लो, लेके इधर आ जाओ 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर माइनस अल्फा टी माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो टी स्क्वायर को इधर लेकर आ गए, अल्फा स्क्वायर आएगा तो माइनस अल्फा स्क्वायर और अल्फा टी आएगा तो माइनस अल्फा टी हो जाएगा। और देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 अल्फा टी माइनस अल्फा टी माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें से 2t कॉमन ले लो, तो 2t अगर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, तो t प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, और माइनस यहाँ पर क्या ले कॉमन, अल्फा ले लें, तो क्या बचेगा t प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, अल्फा इक्वल टू एक आएगा 2t आएगा और एक अल्फा इक्वल टू आएगा माइनस टी। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर अल्फा इक्वल टू एक माइनस टी आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करना बहुत आसान था। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो रहा है, क्या ये माइनस 2 अल्फा टी प्लस में होगा तभी तो आएगा ना जी। यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ये माइनस करो, ये प्लस में लो, ये माइनस में आएगा। हाँ अब सही है, अल्फा लिए है ना, अल्फा का मान लिया तो टी माइनस अल्फा हो गया। तो एक प्लस में टी आएगा, तो प्लस में टी आएगा, प्लस में 2t आएगा। लेकिन ये नहीं लेंगे, अगर टी ले ही लोगे तब तो अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड कर जाएगा। और कंडीशन जो दिया था कि करो को क्रॉस कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं, क्योंकि अगर अल्फा को टी लेते हो तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए अल्फा 2t लेकर चलो, तो आपका अल्फा जो आएगा 2t आएगा। तो पॉइंट इसकी मिल गए, क्या मिल गए, 2t मिल गया, और अल्फा कितना है, 2t का क्यूब 80 का क्यूब मिल गया। बस अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि हमें ऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट का। जैसे मान लो यहाँ पर कोई, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को r बोल दो, ये पॉइंट r है, जो कि इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है। हमें इस पॉइंट r का ऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो हमें y निकालना है। तो कैसे y निकालोगे ऑर्डिनेट, तो लगा दो सेक्शन फार्मूला, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 इंटू अल्फा क्यू। तो यहाँ पर जो अल्फा आएगा, स्टूडेंट यहाँ पर भी मिस्टेक हो रहा है, क्या अल्फा क्यू यहाँ माइनस 2t आएगी, ओ सॉरी, यहाँ पर बहुत बच्चे कमेंट कर दिए होंगे, यहाँ पर अल्फा माइनस 2t आएगा, तो कुछ मत करो, तो यहाँ पर माइनस 2t पुट कर दो, तो माइनस 8t हो जाएगा, तो माइनस 8t हो जाएगा। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 8t प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको कर देंगे, तो यहाँ पर ध्यान से समझो किस तरह से यहाँ पर कहानी को टर्न किया जा रहा है। 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, हमें ऑर्डिनेट निकालना है, तो ये माइनस 2t हो जाएगा। अब फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करें बताइए, t में करेंगे, तो करो मल्टीप्लाई, तो इसमें कितना जाएगा बताइए, 1 + 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर ऑर्डिनेट बस चेक कर लेते हैं, तो एक बार इसको नोट करिए, हम ऑर्डिनेट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखो 2 से लेकर चलेंगे ना, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किए हैं, 1 का तो 2 से करना पड़ेगा, तो टी क्यू में करेंगे ना, तो यहाँ पर टी क्यू हो जाएगा। ये समझ रहे हो, ऑर्डिनेट निकालना था, क्या निकालना था बताइए, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब y का कोऑर्डिनेट, तो y का जब निकालना है तो पहले y से ही करो ना, तो x वाले को छोड़ दिए हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, अल्फा क्यू में, अल्फा क्यू इतना है, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 2t में करेंगे, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी माइनस 60 और 2t -6 आ जाएगी, -8 + 2 -6/3 -2t आएगा।
आएगा, ये आएगा y की वैल्यू -2tq। हाँ, ऑर्डिनेट पूछा गया था, अगर एब्सिसा पूछा गया होता तो उसके अकॉर्डिंग x भी निकाल सकते थे। 1 का मल्टीप्लाई 2t में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई t में करेंगे, और क्या। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, और यहाँ पर जो हम पुट किए थे यहाँ पर कैलकुलेशन चेक कर लेना, आर्समेन सही है। यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए तो बस आप देख सकते हो कितना आसान, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट, तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसको भी देखते हैं। देयर आर टोटल 6 इंडियन एंड 8 फॉरेनर्स। बोला गया कमेटी इज टू बी फार्म। कमेटी बतानी है, कितने की बतानी है ये पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 2 इंडियन, कमेटी में कम से कम 2 इंडियन हो, और जो नंबर ऑफ फॉरेनर्स हैं, नंबर ऑफ जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन के ट्वाइस होंगे, मतलब जितना इंडियन लोगे उससे डबल आपको फॉरेनर्स लेना है। तो यहाँ पर लिख लो इंडियन, यहाँ फॉरेनर्स, हम इंडियन 2 लेंगे तो फॉरेनर्स कितने हो जाएंगे 4। इंडियन अब कितना लोगे, इंडियन 3 लोगे तो फॉरेनर्स कितने हो जाएंगे 6। इंडियन जब 4 लोगे तो फॉरेनर कितने हो जाएंगे 8। इंडियन तो 5 भी ले सकते हो क्योंकि 6 इंडियन, लेकिन फॉरेनर्स 10 हो जाएंगे जबकि फॉरेनर्स 8 ही हैं, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, गलत है। तो आपके पास इसके आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि उतने फॉरेनर्स ही नहीं। तो इंडियन को कितने में से लोगे, 6 में से लोगे तो 6c2 इंटू फॉरेनर्स कितने हैं 8c4, फिर यहाँ से लोगे 6c3 इंटू 8c6, और यहाँ 6 इंडियन में से 4 इंडियन लोगे एंड 8 फॉरेनर में से 8 ले लोगे। इन तीनों क्या कर देना, बीच में प्लस कर दो, ऐड कर दो। उतने वे जैसे आप इसको क्या कर सकते हो, कमेटी को बना सकते हो, और क्या। बहुत आसान है, आप देख सकते हो ना कैसे किए हैं इस चीज़ को। तो बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहेगा, हो गया ये 24 फरवरी को जो मेन का 2021 जेईई मेन 24 फरवरी शिफ्ट 1 का ये पूरा इतना क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन शायद छूट भी रहे होंगे तो उसको हम देख लेंगे, लेकिन हो गया है। तो देख सकते हो क्वेश्चन का, आपको इतना देखने के बाद आपको लेवल तो पता लग गया होगा कि क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगर आप थोड़ा सा बेसिक लेवल को लेकर चलोगे और कुछ साइड बुक में अगर क्वेश्चन कर लेते हो प्रैक्टिस, तो समझ लो जेईई मेन को आप फोड़ कराओगे। जेईई मेन में कुछ भी नहीं है। तो बस जिन बच्चों ने किया होगा उसका अच्छा पेपर गया ही था। और बस आज के स्टूडेंट इतना ही, और भी जितने आपके जेईई मेन के हुए हैं पेपर, कोशिश करेंगे कि सब हम करा दें। और इसको आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट में कैसा लगा। जितने भी सालों से हम कराए हैं, देखो जितना लंबा हम अधिक करवाए नहीं हैं, और कोशिश यही की है कि अधिक से अधिक शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया जा सके। तो आप इसका आनंद उठाइए, देखिए। और बस आज कितना ही। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।